क्या लगता है आपको हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हम सभी सनातनी हैं और रही बात हिंदू राष्ट्र की तो क्यों नहीं होना चाहिए। बीजेपी कहते हैं कि हर चुनाव में एक नया मुद्दा लेके आते हैं, जैसे अभी राम मंदिर का था। कांग्रेस चिल्लाती है कि राम मंदिर चुनावी मुद्दा है। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। जैसे लाडली बहना योजना के बारे में बोलते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होता है, एक अलग से बजट। तो क्या आपको लगता है ये सही है? बिल्कुल सही है, होना ही चाहिए। अभी तक की आपकी लाइफ का सबसे टफेस्ट फेज कौन सा? टफेस्ट फेज जब मैं चुनाव अपना हार गई थी। आज की जो हमारी गेस्ट है अर्चना गुड्डू सिंह जी, एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर के तौर पर ये 10 साल नगर पालिका अध्यक्ष रहे, पर ये 2018 में काफी कम अंतर से विधानसभा का चुनाव हार जाती और 2023 में इन्हें पार्टी द्वारा टिकट न मिलने के बाद भी आज ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश मंत्री के तौर पर पदस्थ है। कितना ऐसे टफ होता है एक पॉलिटिकल लीडर होना? बहुत टफ होता है, अपनी लाइफ भूलनी पड़ती है, अपने दुख दर्द भूलने पड़ते हैं। अब मैं इसको एंजॉय करने लगी हूँ। आप पिछले दिनों बिहार भी गई थी, कैसा अनुभव रहा आपका? पहले के बिहार के बारे में सुना था तो महिलाएं असुरक्षित थी। यहाँ महिलाएं तो ठीक है, पुरुष भी असुरक्षित थे। अगर आपका बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है, वो शाम को लौट के आएगा, ये कोई गारंटी नहीं थी। मतलब इतना खराब माहौल वहाँ जो था, बहुत बहुत खराब माहौल था। जबरदस्ती की एक बहस छिड़ी हुई है वंदे मातरम को लेके। जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनको ऐसा लगता है ये उनकी आज़ादी के लिए नहीं है। ये अभी बात कर रहे हैं, जबकि आप बात करें पहले के जो हमारे जो महापुरुष रहे, क्या वो मुस्लिम नहीं थे? लास्ट चुनाव में आपको टिकट नहीं मिला था तो उसको आपने नाराजगी भी बहुत जताई थी। आप ये सोचिए ना कि बच्चा मेहनत करता है क्लास में, एंड टाइम पे उसको पेपर ना देने दिया जाए। आपने पार्टी बदलने के बारे में नहीं सोचा? आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस ला पाए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पहले बहुत बहुत बधाई हो प्रदेश मंत्री के तौर पे। धन्यवाद। तो नगर पालिका अध्यक्ष से प्रदेश मंत्री तक का सफ़र कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, यही कहूँगी। खट्टे मीठे अनुभव रहे। और नगर पालिका बनने से पहले मैं कानपुर में जब स्टूडेंट थी तो विद्यार्थी परिषद में काम किया। और आपको बताऊं कि मेरे फादर, पूरा परिवार हमारा डॉक्टर है, तो कहीं ना कहीं एक डॉक्टर परिवार के होने के कारण मैंने बहुत पास से देखा है पीड़ित मानवता की सेवा को। तो उसमें घर में लोग आते थे, पापा उनका इलाज करते थे, फ्री में भी इलाज करते थे, हर तरह के पेशेंट आते थे। और पापा चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, तो हर तरह के पेशेंट आते थे तो उनका इलाज वगैरह होता था। कई बार कईयों के पास पैसे नहीं भी होते थे तो पापा उनका इलाज बड़े दिल खोल के करते थे। तो वो सब मैंने बचपन से देखा था। तो कहीं ना कहीं जो एक सेवा का काम था वो तो डीएनए में शामिल हो गया था। और फिर उसके बाद मैं पढ़ते पढ़ते ही मैंने कुछ बच्चों को मेरे उसमें जो घर में बाइयाँ आती थी काम करने को, और भी जो लोग आते थे उनको ट्यूशन पढ़ाना, फ्री में ट्यूशन पढ़ाना। महिलाओं के लिए हम लोग ने अपने जब स्टूडेंट थे तो हमने महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए उनको दवाइयाँ प्रदान करना, ये सारी चीज़ें एक शुरुआत से हमारे दैनिक जीवन में थी। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। शादी होके आई, फिर भगवान की दया से ऐसे घर में शादी होके आई कि जहाँ पर मेरे पति पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, वो बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करना, लोगों का काम करना, एक जुनून जिसको कहते हैं, उस स्तर का एक उनको जुनून था लोगों की मदद करने का। तो उन जब ऐसा जीवन साथी पाया तो खुद भी एक गाड़ी में 2 पहिए की तरह तो दूसरा पहिया बन के काम करने लगी। बहुत सारे लोग आते थे घर में, चाहे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, और कभी कभी ऐसी महिलाएं आती थी तो ये मुझे आगे करते थे कि तुम जाओ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विद्यार्थी परिषद से जब वैवाहिक जीवन में आई तो एक वो तो था ही साथ में करने का, स्टार्टिंग तो हो ही चुकी थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी करने लगी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, हमारा लीनेस क्लब था, लॉयनेस क्लब था, उनके माध्यम से मैंने यहाँ पे योग कक्षाएं लगाई। उस समय योग जो था वो नहीं होता था, ज़्यादा क्लासेस नहीं लगती थी, लेकिन मैंने योग सीखा।
प्राणायाम सीखा और फिर मैंने महिलाओं को यहाँ पे योग सिखाने के लिए क्लासेस लगाई। तो लगभग 40 महिलाएं मेरे योग क्लास में आती थीं। तो एक कहीं ना कहीं मुझे बड़ा आनंद आता था जब सबके चेहरे पे एक संतुष्टि का भाव देखती थी कुछ काम करने के बाद। तो वो मेरे लिए एक बहुत मतलब खुशी की बात थी। तो ये स्टार्टिंग थी और होते होते नगर पालिका अध्यक्ष पद प्राप्त करना। एक मैं यहाँ पे महिलाओं को देखती थी तो उनके आँखों में जो मैं अपनी प्रतीक देखती थी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था। और जब मैं चुनाव लड़ी थी तब तो मुझे वो भाव मतलब, लेकिन जब मैं लोगों से मिली, जब लोगों के साथ जुड़ी, तब मुझे लगा कि वास्तव में ईश्वर ने जो ये जीवन दिया है मुझे तो बड़ा प्रेशियस मोमेंट होता था मेरे लिए। और मैं लोगों को मतलब मुझे लगता था मैं कितना कर लूँ इनके लिए, मैं कितना काम कर लूँ, मैं कितनी। और मैं ईश्वर से जब मतलब बोलती थी तो मैं ये बोलती थी कि बस मुझे इतनी शक्ति देना, मैं बीमार ना पड़ूँ, मुझे बुखार ना आए, कि मैं अपने आप को कहीं रोकूं नहीं, बस मैं सतत चलती रहूं इनके लिए। तो एक ये जो जुनून था ना काम करने का, और सब चीज़ें सीखी मैंने नगर पालिका में। कैसे मतलब हम लोग दिन रात जो था, और मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, जहाँ जिसको खड़े होना था, जहाँ जिस भी रूप में लगना था, हम सब लग के, और एक वो सफ़र था। तो आप इसका रिज़ल्ट भी मुझे मिला। मैं 2009 में जब मैं पहला चुनाव लड़ी तो मैंने जिस प्रतिशत से चुनाव जीता, और फिर वही मैंने जब 5 साल बाद दोबारा मुझे नगर पालिका जैसा चुनाव, नगर पालिका को कई लोग कहते हैं कांटों का ताज है, कई लोग कहते हैं काजल की कोठरी है, और उसमें 700 वोटों से मैंने 17,500 वोटों तक का सफ़र तय किया। तो ये आप समझ सकते हैं कि क्या एक रहा होगा काम करने का जुनून। प्रत्येक घर में घुस के हर घर में मेरी मौजूदगी थी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, छतरपुर का कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ मेरी मौजूदगी नहीं थी। किसी ने बेटी के रूप में चाहा, किसी ने बहन के रूप में, किसी ने बहू के रूप में। तो एक हर घर में मैं हुआ करती हूँ। मैंने आपकी ऐसी वीडियोस भी देखी हैं कि लोग रोक रहे हैं कि मत जाओ। हाँ, ये आप ये सोचिए, किसी गांव की वीडियो थी वो शायद से। जी। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि लोग कहते भी थे, कई लोग, जब हम लोग बैठते थे, जब हम लोग की मीटिंग्स होती थी दिल्ली में, भोपाल में, तो जब वो लोग अपने बातें करते थे तो मैं कहती थी मेरे छतरपुर वालों से ऐसा रिश्ता नाता हो गया जैसे एक परिवार के सदस्य के प्रति होता है। तो मैं यहाँ नेता नहीं थी, ये मेरे लिए जनता नहीं थे, मैं इनके परिवार की सदस्य हुआ करती थी और आज भी हूँ। तो ये वो सफ़र था, और वही जुनून और वही लगन आज भी है। और आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, जैसे वीडियोस भी देखी हैं जी, या छतरपुर में भी देखते एक माहौल, ऐसे आपको सेलिब्रिटी वाला फील आता है? सेलिब्रिटी वाला फील तो नहीं आता, बस मैं यही चाहती हूँ कि जो प्यार इन लोगों ने मुझे दिया, जो प्रेम, जो स्नेह, जो अपनापन, जो सम्मान इन लोगों ने दिया, बस मैं उसको बरकरार रखूँ। और इन्होंने मुझे यहाँ बैठाया तो मुझे लगता है कि मुझे भी इनको यहाँ बैठाना है। तो बस एक ये जो तालमेल है हमारे और इनके प्रति, तो वो बस ईश्वर से यही मांगती हूँ कि बना रहे। सेलिब्रिटी का तो नहीं, लेकिन मैं इनके परिवार का सदस्य बनना चाहती हूँ, हमेशा बनना चाहती हूँ। तो कितना ऐसे टफ होता है एज अ फीमेल एक पॉलिटिकल लीडर होना? बहुत टफ होता है, लेकिन अब मैं इसको एंजॉय करने लगी हूँ, मुझे आनंद आता है। टफ़ तो बहुत होता है, अपनी लाइफ भूलनी पड़ती है, अपने दुख दर्द भूलने पड़ते हैं, और इनके जब मतलब हो सकता है मुझे उस समय कहीं दर्द हो या मुझे कहीं कोई दिक्कत हो सकता है उस समय इनके जीवन में, मैं किसी के घर में मान लीजिए शादी में गई, लेकिन मुझे अंदर से कोई बीमारी, मतलब बुखार हो रहा है या मुझे भूख लगी है, तो मैं इनके रंग में रंग जाती हूँ, मैं इनकी खुशियों में डूब जाती हूँ, फिर मैं अपना नहीं ध्यान रखती। या कभी मुझे बहुत अच्छा कोई मेरे घर में जन्मदिन है या मेरे लिए खुशी का मौका है, या लेकिन छतरपुर में किसी के घर में कुछ
गलत हो गया तो मैं उसके रंग में रंग जाती हूँ। तो अपने आप को भूलना पड़ता है, अपने आप को भूलना पड़ता है, एक फीमेल होने के नाते और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते। और जब आपको ये जिम्मेदारी का पद अगर, तो ये मुझे लगता है ये दायित्व है। हाँ, और एक बार ईश्वर जीवन देता है और जीवन दिया, उसमें भी इतना महत्वपूर्ण आपको रोल दे रहा है ईश्वर, तो मुझे लगता है कि अपने आप को भी इसमें झोंक देना चाहिए। तो मैं मानती हूँ कि कठिन है, लेकिन इसको मैं जीना चाहती हूँ। नहीं तो जैसे अब आप काम करती हैं तो बहुत सारे लोग होंगे जो आपको पसंद करते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो नापसंद करते होंगे, हाँ, है ना। तो दोनों चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। दोनों चीज़ें देखनी तो पड़ती उसको किस है। तरीके से देखते हैं आप? मैं ऐसे देखती हूँ कि जो अपना है वो तो है ही, जो नहीं है अपना उसको भी कोशिश करती हूँ अपना बनाने की। और ठीक है, सबका अपना अपना सोच है, अपनी अपनी थिंकिंग्स हैं, थॉट्स हैं, तो अपने आप को ना थोपते हुए बस मैं यही करती हूँ कि मेरे द्वारा किसी का गलत ना हो, बस ये सोच मैं रखती हूँ। ग्राउंड लेवल से आपने काम किया हुआ है छतरपुर में या कहीं पे भी, तो उसके बाद जब पिछला चुनाव जो था अपना, उसमें फिर पार्टी की तरफ से कई बार हमें पार्टी उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देती, जैसे लास्ट चुनाव में आपको टिकट नहीं मिला था तो उसको आपने नाराज़गी भी बहुत जताई थी। नाराज़गी तो नहीं दिखाई। जब आप ये सोचिए ना कि बच्चा मेहनत करता है, क्लास में खूब पढ़ता है खूब, लेकिन एंड टाइम पे उसको पेपर ना देने दिया जाए कुछ उसके साथ, तो फिर वो बच्चा थोड़ा सा एरोगेंट हो जाता है। एरोगेंट नहीं कह सकती हूँ, ये कह सकती हूँ कि बच्चा दुखी हो जाता है। और फिर वो, तो वही हाल मेरे साथ हुआ था कि 2018 में, ठीक है, मैंने चुनाव लड़ा और कुछ रह गया, बहुत छोटे से मामूली से अंतर से मैं चुनाव हार गई 2700 वोटों से। और हारने के बाद लेकिन मैंने फिर भी हौसला नहीं खोया, मैं लगी रही। उस दिन जब से मेरा रिज़ल्ट आया मैंने आंसू पोंछे, लेकिन मैं लग गई काम पे कि कोई बात नहीं, हार जीत तो जीवन में लगी रहती है, चुनाव लड़ रहे हैं तो कभी जीतना कभी हारना कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर हम लोग लग गए। और लेकिन आप यहाँ किसी से भी पूछेंगे, या आपने अगर मुझे देखा होगा पहले काम करते हुए, तो 5 साल जब चुनाव हार गई उस दरमियान भी मैं घर में नहीं बैठी। मैं प्रत्येक दरवाजे पे अपने लोगों के बीच, अपने जितने भी, कोई भी मेरे पास कोई आवेदन लेके आता था तो मैं उसको सीरियसली लेके अपने अधिकारी तक जाती थी। तो हौसला तो मैंने नहीं खोया था, कोई थोड़ा सा दुख ज़रूर हुआ था लेकिन हौसला नहीं खोया था। तो बस इसीलिए मैं लगी रही और फिर मैं वेट कर रही थी कि शायद 2023 में मुझे एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया गया। थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैं हौसला नहीं हारी। पार्टी से नाराज़गी नहीं रही फिर उससे? नहीं, थोड़ा कह रही हूँ ना कि थोड़े दिन आपको बुरा ज़रूर लगता है, और नाराज़गी ऐसी कुछ नहीं, ठीक है, समय निकलता है, अपन वो हो जाते हैं। फिर मैं लग गई काम पे कि शायद हो सकता है ईश्वर को यही मंजूर हो, ईश्वर चाह रहा हो कि अभी तुमको और मेहनत करनी है, संघर्ष करना है। तो वो संघर्ष किया, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ भी आई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, हौसला नहीं खोया, लगी रही। और आप देखें अभी उसका रिज़ल्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंजॉय कर रही हैं आप अभी? बहुत एंजॉय, अपने काम के प्रति लगन, निष्ठा, ईमानदारी, उसके साथ में जब से लोग कहते हैं ना, हालांकि मैं बैठी तो कभी भी नहीं घर में, कभी भी नहीं बैठी। मैं चुनाव हार गई थी तो भी नहीं बैठी, मैं उसमें मुझे टिकट नहीं मिला उसके बाद भी मैं नहीं बैठी, और फिर वापस। आपने पार्टी बदलने के बारे में नहीं सोचा? नहीं, ऑफ़र तो बहुत मिले, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मुझे पार्टी बदलनी चाहिए, क्योंकि ये पार्टी नहीं है मेरे लिए, ये एक विचारधारा है। अच्छा। और एक पारिवारिक विचारधारा है, एक सोच है, एक दृष्टिकोण है। तो मुझे नहीं लगता था कि उस सोच को मुझे बदलना चाहिए, उस विचारधारा को मैं नहीं बदलना चाहती थी, वो मेरी विचारधारा है। ऐसे आपने उसके बारे में फिर भी दिमाग में भी नहीं आया? नहीं। अभी तक की आपकी लाइफ का सबसे टफेस्ट फेस कौन सा रहा है? टफेस्ट फेस जब मैं चुनाव अपना हार गई थी, तो
बड़ा मुझे याद आता है कि लोग आते थे अपने अपने आवेदन लेके, अपनी एप्लीकेशंस लेके। मैं अधिकारियों के पास जाती थी, अधिकारियों से, लेकिन मेरे पास कोई डेजिग्नेशन नहीं था, मेरे पास कोई पद नहीं था उस समय। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह, तो कई बार उतना जितना वेटेज मिलना चाहिए मेरी आवेदन को, मेरे एप्लीकेशन को, वो नहीं मिल पाता था। तब मुझे थोड़ा सा मुझे दुख लगता था। वो मेरे लिए एक संघर्ष का विपरीत परिस्थितियाँ थीं, तो तब मुझे थोड़ा सा वो लगता था। लेकिन फिर भी ठीक है, मैंने उसको भी ईश्वर की मर्जी मान के स्वीकार किया और उस संघर्ष को स्वीकार किया। मैं संघर्ष करती रही, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अभी प्रदेश मंत्री के रूप में आपका मेन फोकस क्या है? अभी आप देखें कि हमारे चाहे हमारे केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो हमारे प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनको लेके अपने लोगों के बीच में जाना। और माना कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, और हमारे बीच में हमारे अपने विधायक हैं पूरे मध्य प्रदेश में, हमारे पूरे सांसद हैं अपने मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके बाद भी अब जो हमारा अगला फोकस है वो हमारा है मध्य प्रदेश में जितने बूथ हैं उन सबको हमें जीतना है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं और हम पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह जाके, और हमारी एक और विचारधारा है कि हम अंत्योदय के सिद्धांत को लेके काम करते हैं। अंतिम पंक्ति पर, अंतिम छोर पर जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उस तक लाभ देने का काम करते हैं। तो अब हमारी कोशिश है कि हम बूथ तक जाएंगे, हम मतदान केंद्र तक जाएंगे। तो जैसे बीजेपी के लिए कहते हैं कि हर चुनाव में एक नया मुद्दा लेके आते हैं, जैसे अभी राम मंदिर का था, तो ऐसे अभी जो अगला चुनाव है, तो क्या लगता है आपको कि देखिए, मैं आपकी इस बात से वो नहीं रखती हूँ। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। आप सोचिए तो ज़रा, ठीक है आपकी उम्र ऐसी है, लेकिन आपने भी सुना होगा, आपने पढ़ा होगा राम मंदिर के बारे में। आप देखिए कितने कार सेवकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। हमारा मंदिर, हमारे आराध्य का मंदिर। और मैं जहाँ तक जानती हूँ, अयोध्या में कितने हमारे क्षत्रिय परिवार ऐसे जिन्होंने पगड़ी नहीं पहनी, उन्होंने, कई हमारे बुज़ुर्ग जिन्होंने मरते मर गए और चप्पल नहीं पहनी कि जब हमारा राम मंदिर बनेगा उसके बाद हम चप्पल पहनेंगे, और जब हमारा मंदिर बनेगा उसके बाद हम पगड़ी बांधेंगे। हमारे कितने लोगों ने, मतलब तरह तरह के उन्होंने सौगंध खाई थी, तरह तरह के संकल्प लिए थे। तो ये राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ था। और मैं, मतलब हमारी पार्टी के वरिष्ठ हैं, हमारे प्रधान सेवक हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं उनकी दूरदर्शिता को, मैं उनके कर्तव्य निष्ठा को, मैं उनकी मेहनत को प्रणाम करती हूँ कि जो उन्होंने बोला वो उन्होंने करके दिखाया था। तो मैं नहीं समझती कि ये कोई मुद्दे हैं। ये तो उन्होंने जो हमारे भारत में होना चाहिए वो उन्होंने कर दिखाया। इसका लेकिन चुनाव के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ा था इन सब चीज़ों तो का। ये तो काम है, ये तो हमारे भारत की सरकार को करने ही चाहिए। मैंने आपको बताया ना, कितने लोगों ने इस मंदिर को अपनी आस्था से जोड़ लिया था, कितने लोगों ने भोजन त्याग दिया, कितने सेवकों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, कितने लोग ये सपना देखते देखते ख़त्म हो गए, वो उस तारीख का इंतज़ार करते रहे। और ये हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमने अपनी आँखों से अपने मंदिर को बनते हुए देखा। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुद्दा है, ये तो काम है। बीजेपी के ऊपर ऐसे आरोप लगाया जाता है कि धर्म, ये तो आरोप हैं धर्म की राजनीति, और होना भी चाहिए। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम सनातनी हैं। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा नहीं है, ये तो हमारी रियलिटी होनी चाहिए। जैसे आपने हिंदुत्व की बात की, अभी हिंदू एकता पदयात्रा निकाली थी माननीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने हिंदू राष्ट्र के लिए। तो क्या लगता है आपको हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? देखिए, सनातनी की बात बिल्कुल मैं उनका स्वागत करने लायक बात है, और हम सभी सनातनी हैं। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो क्यों नहीं होना चाहिए।
तो जैसे अब देश में तो जो अपना संविधान है उसके हिसाब से तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब मिल के रहते हैं। सब मिल के रहते ही हैं और रहना भी चाहिए। अभी आपने देखा कि ज़बरदस्ती की एक बहस छिड़ी हुई है वंदे मातरम को लेके। हाँ। जबकि आप खुद समझेंगे, आप नौजवान हैं, आप युवा हैं, आप याद करिए उस समय का नौजवान जब आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था और ये एक मंत्र हुआ करता था वंदे मातरम। अगर मैं बात करूं, अगर आप मुस्लिम्स की बात करते हैं तो मुस्लिम्स भी जब फांसी को गले लगा रहे थे तो वो भी वंदे मातरम, क्योंकि ये तो हमारी भारत माता का वंदन है जहाँ पे हम रहते हैं। पर क्या 10-10 घंटे जैसे कैबिनेट में एक मुद्दे पे बात चल रही है। ये तो जबरदस्ती की, इनको शर्म आनी चाहिए जो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी ये तो हमारे लिए मंत्र है, हमारा आराधन है, ये तो हमारी पूजा है, भारत माता की पूजा है। आप याद तो करिए, आप वंदे मातरम बोलेंगे तो एक अजीब सा उत्साह, एक अजीब सा जोश, जो ये तो साधारण वाक्य नहीं है, ये तो मंत्र है। तो उसमें से जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि इसमें उनके आराध्य के लिए नहीं है। ये अभी बात कर रहे हैं, जबकि आप बात करें पहले के जो महापुरुष रहे, क्या वो मुस्लिम नहीं थे? वो भी तो मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने इसको अपनाया। मुझे नहीं लगता कि इतनी इनको जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे विपक्ष में हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि ये कोई ऐसी बात ही नहीं है। क्योंकि इससे बहुत बड़े बड़े मुद्दे भी हैं जो देश में हैं, पर उनके बारे में बात नहीं हो रही है अभी। वही मैं बोल रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये इतना डिबेटेबल मुद्दा है। हाँ। स्टेट लेवल पे बीजेपी की अभी स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं, मैं पूरी प्रशंसा करती हूँ अपने मुख्यमंत्री जी की। स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं आप, तो मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करती हूँ, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी की प्रशंसा करती हूँ। और जो उनका विज़न है वो आप देखें कि रोज़गार के प्रति बहुत सारे उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टर्स मीट वो कर रहे हैं। हमारे जो भी मध्य प्रदेश में, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे उज्जैन हो, अभी आपने बीते दिनों, अगर मैं 2 दिन पहले की बात करूं तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने खजुराहो में ही कैबिनेट की, उसमें बैठ के उन्होंने 2 दिन वो यहाँ रहे खजुराहो में, उन्होंने यहाँ का एटमॉस्फेयर देखा, करीब से उन्होंने चीज़ें देखी, चाहे नदी जोड़ो अभियान है, चाहे हमारे जितने भी बांध हैं, हमारे सबके ऊपर उन्होंने बात की, यहाँ तक कि वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी उन्होंने बात की। 5 स्टार होटल्स को लेके, कन्वेंशन सेंटर को लेके, हमारे मेडिकल कॉलेज को लेके, तो कहीं ना कहीं जो ये सब चीज़ें हो रही हैं, वो मुझे लगता है कि अभी हमारा जो विज़न है वो रोज़गार को बढ़ावा देने का है, और ये होना भी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। और रही बात उसकी, तो उन्होंने मतलब मैं कहूँगी, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे मज़दूरों के लिए हो, चाहे स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे मतलब हर एक तबके के लिए, हर एक उसके लिए उन्होंने योजना बनाई है और उस पर वो काम भी कर रहे हैं। जैसे लाडली बहना योजना के बारे में बोलते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, एक अलग से बजट, तो क्या आपको लगता है ये सही है? बिल्कुल सही है, होना ही चाहिए। पर वो जो जितना पैसा दे रहे हैं, क्या वो और विकास कार्य में भी तो लगाया जा सकता है, ऐसा लोगों का कहना है। लोगों का कहना है, देखिए, जिनको अगर आपका दृष्टिकोण सही है, अगर आप सही देखेंगे तो आपको सही दिखेगा। और रही बात विपक्ष की, कि उनको तो कुछ अच्छा अगर उनको दिखाया भी जाएगा तो वो देखने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारी लाडली बहना के लिए आप ये सोचिए कि मैं तो दिन भर में 100 महिलाओं से मिलती हूँ, और ऐसी महिलाओं से मिलती हूँ जो लाडली बहना की धारक हैं, तो उनका जनजीवन बदल गया है। जिनके पास 0 अकाउंट था, जिनके पास जो मतलब बड़ी मुश्किल से हमारी ये बहनों का निजी धन है, और आज उनके अकाउंट में देखें तो जब से लेके आज तक करीब 40-50 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में आए हैं, तो उनका तो अगर देखें तो जीवन स्तर बदल गया। और वहीं हमारे तथाकथित नेता लोग हैं, तो वो ऐसा कहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की बहनें शराब पीती हैं ऐसा कहना है उनका। तो वही हम कह रहे हैं कि आप क्या दिखाना चाहते हैं।
आप दिखाना क्या चाहते हैं? हम तो अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो महिलाओं का जीवन सुधारने की बात कर रहे हैं, उनका हम कोशिश कर रहे हैं। इवन महिलाओं का ही नहीं, हम तो सबका जीवन सुधारने की, चाहे उस तरीके से आप देख रहे हैं इस चीज को कि विपक्ष जो है वो तो एक किसी भी मुद्दे को लेकर सीधा उस पर वो कर देते हैं कि नहीं ये गलत है। नहीं, बिल्कुल वही कह रही हूँ कि वो तो विपक्ष है, उनका काम ही है कि वो अगर सीधी ट्रेन जा रही है तो उन्हें ये गलत है, सीधा नहीं जाना चाहिए, ऐसे टर्न होके जाना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि उनका तो काम ही है, लेकिन हमें अच्छा परोसना है और हमें अच्छा देना है और हमको जो रिटर्न मिल रहा है वो भी अच्छा मिल रहा है। आप जाइए, आप देखिए, आप तो गांव में देखें, आप शहरों में देखें, मैं तो बता रही हूँ कि मैं दिन भर में 80 से 100 महिलाओं से मिलती हूँ जिनका जीवन बदलने की हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो कोशिश की है और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो कोशिश की है वो वाकई में काबिले तारीफ़ है। और ख़ास तौर से बुंदेलखंड के लिए जो एक विज़न है उनका, मैं क्योंकि कई मुद्दों को लेके मैं अपने मुख्यमंत्री जी से मिली हूँ और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से मिली हूँ, तो उनका वास्तव में जो दृष्टिकोण है हमारे बुंदेलखंड के प्रति वो बड़ा सजग है। बहुत अच्छा लगता है जब मैं वहाँ कुछ चीज़ें लेके जाती हूँ, अपनी बात रखती हूँ, तो वो उसको जिस तरह से वो लेते हैं, बड़ी गंभीरता से सुनते हैं, गंभीरता से उसको विचार करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और पहले तो नहीं, लेकिन जब से मैंने मुख्यमंत्री जी से मिला है, जब से मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से वाकई में मतलब एक साधारण से दिखने वाले और उनका जो सोच है, जो उनका नज़रिया है, जो मध्य प्रदेश के प्रति उनके भाव हैं, वाकई में मानती हूँ कि एक सही नेतृत्व हमको मिला है और जिसके हाथों में मध्य प्रदेश की डोर है, बिल्कुल सही हाथों में है। कोई पॉलिटिक्स में आता है तो हर एक चीज़ में एक सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो आपने ऐसा क्या सेक्रीफाइस किया अभी तक? सेक्रीफाइस मैंने आपको बताया कि कभी कभी अपने दुख छुपाने पड़ते हैं, कभी कभी अपना सुख छुपाना पड़ता है लोगों के बीच में जाने, क्योंकि आप जिस माहौल में जा रहे हैं उस माहौल में हमको ढलना पड़ता है। अगर हम किसी की खुशी में शामिल हो रहे हैं, आपको चाहे अंदर से जितना भी कष्ट है उसको खो के, उसको छुपा के, और आपको सामने वाले की खुशी में शामिल होना पड़ता है, आपको हंसना पड़ता है। कभी कभी आप अंदर से बहुत खुश हैं और आपको सामने वाले के पास जाना है, वो दुखी है, तो उसके दुख में पूरी तरह से डूब जाना पड़ता है। तो पब्लिक फिगर की लाइफ ही ऐसी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी आपको समय पे भोजन नहीं मिल रहा, आपको समय पे अगर आप चाय पीते हैं तो चाय नहीं मिल रही है, और जैसा आप खाना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा। तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हैं। आपको अपनी नींद गंवानी पड़ती है, आपको 24 घंटे अपने लोगों के लिए तैयार रहना पड़ता है। मैं तो आपको बताऊं, रात में, क्योंकि मेरा एक अगर आप कहें तो बुंदेलखंड में हमारी क्षेत्र की महिलाओं से मेरा एक अलग जुड़ाव है, अलग नाता है। तो रात में 3 बजे भी मेरे पास फ़ोन आ जाते हैं कि तुम्हारी बहू की डिलीवरी है, कहाँ हो, फलानी नर्स से बात कर लो, देखो कितनी परेशानी है। तो मैं कहती हूँ रुको, मैं वहीं आती हूँ। तो रात को 3 बजे भी मैं अस्पताल पहुँच जाती हूँ। तो ये मतलब आपको कुछ भी पता नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेशन नहीं होती ऐसे में? बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अपने लोगों के साथ उठना बैठना, अपने लोगों की खुशी में शामिल होना, अपने लोगों के लिए खड़े होना, तो यही जीवन रह जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या लगती है आपको? भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ जो है वो मैंने पहले भी आपसे कहा कि एक विचार है। और अभी आप देखेंगे कि हमारे जो युवा वर्ग है, मैं आपको एक वो बताती हूँ कि जब मैं अपने स्कूल में थी तो हमारे बीच में हमारे लीडर्स आते थे। क्योंकि हम बड़े शहर में थे, कानपुर में थे, तो हमको जब हमारे लीडर्स आते थे तो हमको लगता था कि हमारे लीडर्स आए हैं तो हमारी बात सुने, लेकिन हमसे कोई पूछता नहीं था कि आपको कैसा शहर चाहिए। आप क्योंकि बच्चा जो है, स्टूडेंट है, वो भी तो सब जगह जाता है, उसको भी तो लगता है कि हमारा शहर कैसा होना चाहिए, या हमारा मोहल्ला कैसा होना चाहिए, हमारी गली कैसी होनी चाहिए। तो मैंने क्या शुरू किया कि जब यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष बनी तो कोचिंग में जाना, अपने कॉलेजेस में जाना, अपने बच्चों के बीच में जाना, अपने बुज़ुर्गों के पास जाना कि आप बताइए आपको कैसा आपका शहर चाहिए, या मैं किस प्रकार से काम करूं। तो लोगों का जितना समावेश होता है ना आपके साथ,
तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा होता है, और यही हमारे लिए स्ट्रेंथ का काम करता है, लोगों से जुड़ना। और अभी हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी विचार है, हमारे थॉट्स हैं, बीजेपी जिस प्रकार से काम कर रही है, बीजेपी का जो आप देख रहे हैं दिल्ली से लगा के जिस प्रदेशों में हमारी सरकार है, हम जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये सब मतलब एक अपना अलग ही महत्व रखती है, अपना अलग स्थान रखती है, आप देख सकते हैं। आप पिछले दिनों बिहार भी गई थी, एक महिला के तौर पर अकेले आप पहुंची थी उधर, तो कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत शानदार अनुभव रहे। जब मेरे पास खबर आई कि मुझे बिहार जाना है, तो मतलब हमेशा हम लोग इलेक्शन में जाते थे, हम दमोह गए, हम दिल्ली गए, हम सागर गए, और सुर्खी विधानसभा, कई मानपुर विधानसभा, कई जगह हमने संगठन के रूप में, हम संगठनात्मक रूप में हम वहाँ पहुँचे। लेकिन इस बार जब मेरे पास बिहार की सूचना आई तो पहले तो घर वालों का थोड़ा सा वो हो गए कि नहीं, बिहार नहीं जाना, बिहार बहुत दूर है, और बिहार के बारे में जो थोड़ी बहुत मिथ्या थी, जब तक जाओ नहीं तब तक पता भी नहीं चलता है, तो बिहार नहीं जाना है। लेकिन फिर भी कैसे भी करके मुझे बिहार जाना हो गया, तो मैं गई, वहाँ पहुँची। लेकिन मुझे एक तरह से ये था कि जब मैं अपने भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवार कह रही हूँ, मेरा एक परिवार के रूप में है, तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो एक मैं परिवार से निकल के दूसरे परिवार में जा रही हूँ, ऐसा मेरा मानना था। मैं पहुँची बिहार, और पहली बार जब मैं 25 दिन के प्रवास में थी, तो 25 दिन के प्रवास में पहली ट्रिप जो थी वो मेरी मधुबनी ज़िले में थी। मधुबनी ज़िले में बेनीपट्टी विधानसभा मुझे दिया गया था। मैं वहाँ पहुँची, अनजान जगह, अनजान लोग, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी परिवार से गई थी, तो मेरा एक परिचय जो था वो उस नाते संगठनात्मक रूप से अच्छा परिचय हुआ। हम लोगों ने वहाँ काम किया, हम लोग सब गांव-गांव गए, हम लोगों ने वहाँ पर एक जो बड़ी शानदार योजना थी वो जीविका बहन की। जीविका वहाँ, क्योंकि जब हमने पहले के बिहार के बारे में सुना था तो महिलाएं असुरक्षित थीं। यहाँ महिलाएं तो ठीक है, पुरुष भी असुरक्षित थे। वहाँ तो ये स्थिति थी कि वहाँ तो पुरुष भी असुरक्षित थे। अगर आपका बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है, वो शाम को लौट के आएगा, ये कोई गारंटी नहीं थी। मतलब इतना ख़राब माहौल वहाँ जो था, बहुत बहुत ख़राब माहौल था जितना हमने वहाँ पे सुना। तो वहाँ के लोगों, वहाँ की ज़ुबानी मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ दूर दूर से तो हम जो बात सुनते ही थे, लेकिन मैंने वहाँ जाके जो लोगों से सुना, जो वहाँ के रहवासियों से सुना, कार्यकर्ता की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ के ग्राउंड लेवल के जो गांव के लोग, जो बुजुर्ग थे, उन लोगों ने जो बातें बताई, सिहर जाते थे कि वो 20 साल पहले वाला बिहार, खतरनाक बिहार हुआ करता था। तो महिलाएं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी, पुरुष भी सुरक्षित नहीं थे। लेकिन ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी आई, नीतीश कुमार की सरकार आई, फिर उन्होंने एक बड़ी जानदार योजना थी जीविका बहन में समूह के माध्यम से हमारी बहनों को काम दिया जाता था। उसमें वो अपना जीविकोपार्जन कर रही थी, उसमें उनकी सम्मान राशि आती थी, जिससे वो अपना घर चला रही थी, अपना काम कर रही थी, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही थी। एक एक बहन मैंने देखा, मैंने बात की उनसे, तो मतलब उनकी आंखों में आशाएं थी, उनकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। और वो बिहार आप देखिए ना, किस प्रकार से जो बिहार, जब तो हम गए थे तब तो चुनाव करीब थे, 3 महीने के चुनाव 3 महीने बाद थे, मतलब उस समय हमने देखा और वहाँ का रहन सहन, वहाँ का कल्चर, वहाँ का ये सब चीज़ें हमने देखी। जैसे घर का तो आपने बताया कि घर वालों से तो बातचीत करके आप पहुंची, उस समय आपके मन में लेकिन क्या चल रहा था जब इतनी खराब? नहीं, अभी तो नहीं थी खराब स्थिति, पहले की चीज़ें जो थी तो एक मन में चलता है ना, एक रिफ्लेक्शन होता है ना कि बिहार वो पहले वाला बिहार। लेकिन जब गई तो देखा जस्ट अपोजिट। बिहार के लोगों ने बड़ा हाथों हाथ लिया, बहुत प्रेम दिया, बहुत स्नेह दिया। वहाँ पे
जब मैं प्रत्येक घर में जाती थी, बताते थे हम लोग कि मध्य प्रदेश से आए हैं। जब वहाँ के कार्यकर्ता बताते थे कि हमारी दीदी हैं फलाने फलाने भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ से आई हैं, मध्य प्रदेश से आई हैं, लोगों का जो प्रेम था, स्नेह था। कई घरों में तो हमको शक्कर और दूबा दिए गए, जो कि यहाँ पे हमारे यहाँ गोद भरने का प्रचलन है, वहाँ पर भी इसी प्रकार से शक्कर और दूबा देने का प्रचलन है। तो ये सब भी लोगों ने किया। लोगों ने मुझे यहाँ पे ऐसे पूरा वो लगाया, अच्छा। और वो सिंदूर जो नाक से भरते हैं, और इतना प्रेम, इतना स्नेह। और हम लोगों ने जब वहाँ भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का बखान किया, उनसे बातचीत करी, तो मैं आश्वस्त थी। मुझे आशा थी कि यहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार, मोदी जी की सरकार दोबारा बनेगी ही बनेगी। मैंने यहाँ बोला भी था कि हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं, बहुत मतलब पहले से मालूम था, क्योंकि जिस प्रकार से महिलाएं, मतलब वो हमसे कह रही थी नहीं, मोदी जी के अलावा हम किसी को सोच भी नहीं सकते, नीतीश कुमार जी के अलावा हम किसी को सोच भी नहीं सकते, जिस प्रकार से उन्होंने किया। तो ये हमने वहाँ देखा जाके। और मेरी पहली ड्यूटी जो लगी थी वो मधुबनी क्षेत्र में लगी थी, दोबारा लगी थी वो पूर्णिया में लगी थी। पूर्णिया थोड़ा सा टफ क्षेत्र था, और मतलब मुझे ये मैंने एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया था, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो 75% जो था वो मतलब हमारे अदर कास्ट था। तो और पश्चिम बंगाल से कुछ एरिया उसमें जुड़ा हुआ था, तो बहुत टफ क्षेत्र था। वहाँ पे रह के काम करना एक अलग ही अनुभव प्राप्त हुए मुझे। लेकिन आपको पहले से ये था कि हाँ बीजेपी, लेकिन मुझे पता था कि मतलब महिलाएं और बुजुर्ग और युवा सब कोई एक तरफा नीतीश कुमार जी और मोदी जी एक तरफा। महिलाओं को लेकर आपका थोड़े से अलग वो विचार रहते हैं। महिलाओं के लिए अलग विचार, महिलाओं से मैंने बात की थी अलग से हम लोग सब जगह जाते थे, गांव में, शहरी क्षेत्र में हमने बात करी थी। तो वो जब हम उनको बताते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार से आए हैं, तो उनके चेहरे पे उनके जो चमक हमने देखी, उनकी आंखों में जो हमने एक सपना देखा कि नहीं ये लोग हैं, ये उसी विचारधारा, उसी परिवार से हैं, तो हम आश्वस्त होकर लौटते थे। फिर हमने जो रिपोर्ट दी थी वो दी थी इस प्रकार से कि नहीं, कोई और सरकार नहीं चलेगी वहाँ। तो आपने अभी तक महिलाओं के लिए क्या क्या किया है? महिलाओं के लिए मैंने आपको बताया ना कि मेरा एक अलग जुड़ाव है महिलाओं से। और नगर पालिका में जब मैं थी नगर पालिका अध्यक्ष, तो एक मतलब आप ये सोचिए कि महिलाएं मुझे बोलती थी कि अपन को ये करना है। अब मैं तो उनसे पूछती थी कि और बताओ अपन को क्या मिलके करना है। मैं नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए जब मैं खंडवा गई, तो मैं वहाँ पे मैंने ऑडिटोरियम देखा पहली बार। तो ऑडिटोरियम की मैं फ़ोटो वगैरह क्लिक करके लेके आई। तो मैंने यहाँ पे अपने इंजीनियर्स को दिया कि हमको ऐसा ऑडिटोरियम बनाना है। तो ऑडिटोरियम हमने बनाया हमारी महिलाओं के लिए। जब महिलाएं हमसे बात करती थी तो कहती थी भाभी हमको यहाँ पे मार्केट में कहीं भी टॉयलेट्स नहीं है। तो हमने यहाँ टॉयलेट्स बनाए सिर्फ महिलाओं के कहने पे, अपने लोगों के कहने पे। और साथ ही साथ एक अगर आपको कहूँ तो मैं बड़े बड़े शहरों में गई, मैंने बड़े बड़े शहरों में डिवाइडर्स देखे। तो मुझे लगा कि अब हमारा भी सागर संभाग का सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ कोई शहर है तो वो है छतरपुर। और यहाँ पर जो हमारा यातायात है तो उसको एक ही चीज़ आसान बना सकती है, वो है डिवाइडर्स। तो मेरा सबसे पहला काम था नगर पालिका का, जो मैंने यहाँ डिवाइडर्स डाले थे। और शहर की सुंदरता पे भी उस समय मैंने ध्यान दिया था। हमारे तालाबों का रख रखाव, हमारे पार्क्स, हमारे ये सब चीज़ें। और एक बड़ा काम हमने यहाँ पे किया था डंपिंग स्टेशन को। मैं चाहती थी कि जो हमारे शहर से जब लोग अंदर आते हैं तो बाहर में उनको कचरे के ढेर मिलते थे जो बड़े बड़े माउंटेन के रूप में खड़े हो रहे थे। तो मैंने उनको ख़त्म करने का एक प्लान किया और डंपिंग स्टेशन बनाया यहाँ पे, जिसको कचरा प्रसंस्करण गृह बोलते हैं। वहाँ पर एक नैवेद्य वाटिका बनाई और नवग्रह वाटिका। और वहाँ पर हमने प्लास्टिक पूरा, उस समय एक मुहिम चलाई थी पॉलीथीन्स को बैन करने की। तो पॉलीथीन बैन करने के लिए फिर हमने एक अलग मुहिम चलाई, एक बिल्कुल नारा दिया हमने। यहाँ जगह जगह जाके हमने कन्विंस किया सबको, पब्लिक को।
तो उसमें लोगों ने बहुत साथ दिया था उस समय मेरा। तो हमने पॉलीथीन को इकट्ठा करके पॉलीथीन से रोड डालने का काम किया, और हमने वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई, और मतलब ऐसे बहुत सारे काम जो किए हमने। और तो ये सब एक, इसमें तो मुझे उस समय नगरीय प्रशासन मंत्री हमारी माया सिंह जी थी, तो उनके द्वारा मुझे प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हुआ था, क्योंकि ये पूरे मध्य प्रदेश में एक अनोखा काम हुआ था जब उन्होंने मुझे इसके लिए इस जो ये काम किया था मैंने। और हाँ, उस समय हमारा रात्रिकालीन सफाई नहीं चलता था। अच्छा। लेकिन पूरे छतरपुर में, पूरे मध्य प्रदेश में छतरपुर ऐसा पहला शहर था जहाँ रात्रिकालीन सफाई हमने शुरू करी थी। उस समय हमारे सीएमओ थे डीडी तिवारी जी, हम दोनों ने मिल के यहाँ पर, जब हमारे शॉप्स बंद होती थी, रात में मार्केट बंद होता था, तब हमने पूरे शहर में गाड़ियाँ पहुँचाने का और उनसे कचरा लेने की जो बात कही थी। तो ये एक अनोखा नवाचार था। और ये नवाचार बड़ा, फिर जब हमको भोपाल मीटिंग में बुलाया गया तब हमने ये बात वहाँ रखी। तो वहाँ पे जो जितने भी आईएएस अधिकारी बैठे थे नगरीय निकाय के, तो उन्होंने कहा कि इस पॉइंट को नोट किया जाए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे इस पॉइंट को ऊपर नोट किया गया, और फिर पूरे मध्य प्रदेश में रात्रिकालीन सफाई लगाई गई थी। और वहाँ पर एक जो मेरा और छोटा सा नवाचार था, जो मेरा एक छोटा सा विचार था कि हम लोग गीला कचरा और सूखा कचरा को क्या अलग रख सकते हैं, तो उन्होंने कहा पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये भी जो पॉइंट था वो हम ही लोगों ने उठाया हुआ था, तो ये पॉइंट को हमसे लिया गया था। तो ये कुछ एक नवाचार थे हमारे लिए। और फिर इसके लिए माया सिंह जी, जो हमारी नगरीय प्रशासन मंत्री थी, उनके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था। तो ये एक बढ़िया काम था। और इसी के साथ साथ एक और हमने काम किया कि नगर पालिका के एक और काम को मैंने चैलेंज के रूप में लिया था। मैं जब नई नगर पालिका बनी थी, अध्यक्ष बनी थी छतरपुर में, तो जब मैं रात में घूमती थी, मैं देखती थी कि कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, और मेरी टीम घूमती थी नगर पालिका की, तो हमने देखा कि पानी की जिस कदर क्राइसिस थी नगर पालिका, बहुत ज़्यादा शहर के अंदर, मतलब लोग जब टैंकर जाता था या फिर कहीं हैंड पाइप रहते थे, जब वो डिब्बे भरने की बात आती थी, तो मैंने देखी लड़ाइयाँ होती थी, FIR तक होती थी, पुलिस आ जाती थी। मैंने इस कदर इतना हॉरिबल सीन देखा था पानी के लिए। तो पानी के लिए फिर मैंने वो एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया था कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ। और मैंने जाके फिर अपने आला अधिकारियों से बात करी, अपने नेतृत्व से बात करी कि भैया आप तो पानी के लिए मुझे जो है चाहे अलग से जो भी प्रावधान हो वो करिए। फिर हमारे छतरपुर को, सागर संभाग में सिर्फ छतरपुर को हमारे अमृत परियोजना में लिया गया था। तो ये एक हमारे लिए बड़े सम्मान और गर्व की बात थी, एक चैलेंज के रूप में मैंने लिया। यहाँ पे फिर पूरे छतरपुर में पाइपलाइन का जाल बिछाया गया था। लेकिन वो पुराना समय याद आता है जब टैंकर आते थे, बहुत हॉरिबल रहता था वो। तो वही मैंने देखा था, तो मैंने कसम खाई थी कि मैं इसको तो रुकवा के रहूँगी। लेकिन आज देखिए मुझे खुशी होती है कि अब वो स्थिति नहीं है। अब ना कहीं पे कोई आपको साइकिल में, नहीं तो पूरी रात परिवार के अंदर पिता या बेटे में से किसी की ड्यूटी लगती थी कि आज तुम पानी लेने जाओगे, आज तुम पानी लेने। मैंने वो दिन भी देखा है छतरपुर में कि, और मैंने ये देखा कि महिलाएं जब मुझे बताती थी तो वो ये बताती थी कि सुबह दुकान खोलनी है 10 बजे, लेकिन रात भर व्यक्ति सुबह 6 बजे तक पानी भर रहा होता था। वो दिन भी थे। लेकिन ईश्वर की कृपा है और धन्यवाद है आप सभी का कि आपने मेरा साथ दिया और मैं इस लड़ाई को जीत पाई। और मैंने ये यहाँ से जो डब्बे ख़त्म कराए और ये लड़ाइयाँ ख़त्म कराई। आने वाले समय में आप क्या करना चाहती हैं अपने क्षेत्र के लिए? आने वाले समय में मुझे लगता है कि छतरपुर में लघु उद्योगों को मैं स्थापित करवाना चाहूँगी। मैं ऐसा, मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो, छोटे छोटे रोजगार देने के लिए। मैंने है नहीं, घर पे इतना कुछ नहीं है यहाँ पे, तो मुझे लगता है और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार इस कदम को आगे बढ़ाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस कदम को आगे बढ़ाएगी और इसके लिए मैंने महिलाओं के लिए एक कई प्रकार की काम जो है वो शुरू करवाए। उसमें
अचार बनाना, बड़ी बनाना, पापड़ बनाना, क्योंकि हर महिला शिक्षित नहीं है, उसको आप नौकरी भी नहीं दे सकते। तो उन्हीं के बीच में से कुछ महिलाओं को और उनको जो जिस कला में पारंगत है उसको आगे बढ़ा के, अगर कोई सिलाई में पारंगत है, कोई अच्छा कढ़ाई करती हैं, कोई अच्छा बैग बनाती हैं, कोई अच्छा दरी बनाती हैं, कोई अच्छे कपड़े बनाती हैं, ये सब छोटे छोटे जो गट्स हैं उनको लेके महिलाओं को मैं आगे लाना चाहती हूँ। तो इसमें मैंने काम भी किया है पहले और इस काम को मैं आगे बढ़ाऊँगी। तो ये महिलाओं के लिए एक विशेष काम है जो हमारे द्वारा किया जा रहा है और आगे भी इसको मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी, रोज़गार देने का। और अभी हमारे जो ब्रदर इन लॉ हैं उनका भी एक हमारे जो देवरानी है वो एक स्कूल रन करती है, तो उसमें हमने लगभग 50 महिलाओं को काम दिया है। अच्छा। तो महिलाओं के लिए अगर आप बात करेंगे तो मैंने महिलाओं के लिए काम किया है और आगे भी मैं करना चाहूँगी। आप क्या सोचती हैं कि बुंदेलखंड में जो महिलाएं हैं क्या वो आगे बढ़ पा रही हैं? मैं अगर इसका आपको बताऊं तो मैं अपने से बताती हूँ। बुंदेलखंड में क्षत्रिय परिवार की महिला, एक मिडिल क्लास की महिला बाहर निकलती है, अपनी सीमाओं, अपने मर्यादा के अंदर रह के उसको क्षेत्र में काम करना है। बहुत कठिन बात थी क्षत्रिय घराने की महिला को घर से बाहर निकलना, लेकिन वाकई में आज मुझे खुशी होती है कि जब मैं मतलब एक अगर आप बात करते हैं पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स में काम करना, एज ए पॉलिटिशियन, जब मैं घर से बाहर निकली, अपने सीमाओं, अपने मर्यादाओं के अंदर रह के मैंने काम किया अपने क्षेत्र के लिए। और लेकिन अब मुझे ये खुशी है कि जब मैं कॉलेज में जाती हूँ या बेटियों के बीच में जाती हूँ तो वो मुझसे कहती हैं कि मुझे आप जैसा बनना है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये मेरा रिजल्ट मिलता है और सब महिलाओं के लिए मिलता है। लोग इंस्पायर होते हैं। और एक क्षत्रिय, मतलब आप देखें ना कि क्षत्रिय वैसे ही महिलाएं घर से निकल नहीं पाती थी, अपने बहुत उनको मर्यादाओं के अंदर रहना पड़ता था, ख़ास तौर से बुंदेलखंड में। लेकिन अब महिलाएं इस क्षेत्र में निकल रही हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले, मुझे बड़ी खुशी हुई इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ दिनों पहले एक शोरूम का उद्घाटन करने गई तो वहाँ पर जो शोरूम की ऑनर थी वो क्षत्रिय थी और उन्होंने यहाँ पे जो हमारे राजस्थान में साड़ियाँ हैं, जो राजस्थान में पोशाक हैं, उसका काम शुरू किया और वो पूरा शोरूम चला रही हैं। तो देख के अच्छा लगा मुझे। और ऐसे मतलब आप सोचिए कितनी महिलाएं आज बुंदेलखंड में अपना काम कर रही हैं, अपना बिजनेस कर रही हैं। लोग निकल पा रहे हैं और बहुत सक्सेस हो रही हैं हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी महिलाएं। तो मुझे लगता है कि बुंदेलखंड की स्थिति बदली है। मैं तो अपने से बता रही हूँ आपको कि एक क्षत्रिय घराने की महिला संघर्ष करे और एज ए पॉलिटिशियन काम कर रही है वो, तो अब बुंदेलखंड की स्थिति बदली है और आगे और बदलेगी। आज आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। ऐसा कुछ जो आप बोलना चाहें लोगों के लिए? बस यही कहूँगी कि मैं छतरपुर मेरी कर्म भूमि है और इसको मैं बहुत आगे ले जाना चाहती हूँ और उन चंद शहरों में शुमार करना चाहती हूँ जो आज मध्य प्रदेश की शान है।